हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कैपेसिटर डिस्कस करने जा रहे हैं। कैपेसिटर की जहाँ तक बात की जाए, काफ़ी सिंपल सा पोर्शन है, काफ़ी सिंपल टॉपिक भी बोल सकते हैं, इसको चैप्टर भी बोल सकते हैं। यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो बच्चों ये एक टॉपिक है, ये आपको एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ दे रखा है। बच्चों यदि कैपेसिटर की बात की जाए तो कैपेसिटर नीट के अंदर एक क्वेश्चन देता है, काफ़ी सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ होंगे, देखते हो। तो बच्चों हम कैपेसिटर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि कैपेसिटर होता क्या है। तो बच्चों कैपेसिटर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसका यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो कभी आपसे बोला जाए कैपेसिटर का यूज़, तो सिंपली कैपेसिटर का यूज़ क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय स्टोरिंग चार्ज। यानी कि चार्ज को स्टोर करके उसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। बच्चों कैपेसिटर का एक यूज़ और होता है, कैपेसिटर्स आर ऑल्सो यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर अप्लायंसेस नीड रैपिड करंट। बच्चों किसी सर्किट के अंदर किसी अप्लायंस को रैपिड करंट की रिक्वायरमेंट है तो बच्चों वहाँ भी हम कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, उसको जब हम आगे डिस्कस करेंगे वहीं पता चलेगा। तो ये मैंने थोड़ा सा कैपेसिटर के यूज़ वगैरह बताए हैं। बच्चों कैपेसिटर्स आपसे बोला जाए कि कहीं के बने होते हैं, तो कंडक्टर्स आर यूज टू फॉर्म कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स हमेशा कंडक्टर्स के बने होते हैं। बच्चों यहाँ पर जब भी हम कैपेसिटर की बात करें तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो कैपेसिटर वर्ड है वो कैसे बना। बच्चों कैपेसिटर बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैपेसिटर जो वर्ड बन रहा है वो कैपेसिटी से बन रहा है। तो 100% बच्चों यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम सिंपली कहीं ना कहीं किसी कैपेसिटी को डिस्कस करते होंगे, उसी से जो वर्ड आ रहा है वो कैपेसिटर आ रहा है। तो हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पर कैपेसिटी से क्या मतलब है वो डिस्कस करते हैं। तो आपसे कहीं बोला जाए कि व्हाट इज अ कैपेसिटी, तो बच्चों यहाँ कैपेसिटी का मतलब है इट इज द मैक्सिमम चार्ज दैट अ कैपेसिटर कैन हैव। बच्चों किसी भी कंडक्टर को, किसी भी कैपेसिटर को जब भी हम चार्ज करते हैं तो बच्चों वो एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। किसी भी कंडक्टर को आप चार्ज करो तो बच्चों एक लिमिट से ज़्यादा यदि आपने चार्ज दिया तो बच्चों उसमें से चार्ज लीकेज होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसी कंडक्टर की बात करें, सपोज इसकी चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी 10 कूलम है। यदि हम इसको 10 से ज़्यादा चार्ज देने की कोशिश करेंगे, सपोज मैंने इसको 10.3 कूलम चार्ज दे दिया, तो बच्चों जो एक्स्ट्रा 0.3 कूलम चार्ज है वो इसमें से लीक हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हम इसको चार्ज नहीं दे सकते। यानी कि हर कंडक्टर के अंदर चार्ज को होल्ड करने की लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो बच्चों कैपेसिटी का मतलब कोई भी कंडक्टर मैक्सिमम चार्ज जितना स्टोर कर सकता है, जितना ले सकता है, उसको हम यहाँ पर कैपेसिटी बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कोई भी कंडक्टर एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज क्यों होल्ड नहीं कर सकता, एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज देने पर चार्ज का लीकेज क्यों स्टार्ट हो जाता है। हम एक कंडक्टर को, सपोज इसकी कैपेसिटी 10 कूलम है, यानी कि मैं इसको मैक्सिमम 10 कूलम चार्ज दे सकता हूँ, तो मैं इसको 11 क्यों नहीं दे सकता, 12 क्यों नहीं दे सकता। तो बच्चों उसके पीछे रीज़न समझना कि हम किसी कंडक्टर को एक लिमिट से ज़्यादा चार्ज क्यों नहीं दे सकते। होता क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल इसको समझने के लिए कि हम एक कंडक्टर को लिमिट से ज़्यादा चार्ज क्यों नहीं दे सकते, उसके लिए बच्चों मैंने ये कंडक्टर लिया। अब मैं इस कंडक्टर को चार्ज कर रहा हूँ। चलो बताओ किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज कैसे करते हैं। तो आप सिंपली बोलोगे कि यदि आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। सपोज मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने स्टार्ट किए। बच्चों जैसे जैसे इस कंडक्टर में से मैं इलेक्ट्रॉन्स निकालूंगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बच्चों इस कंडक्टर के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आपने पढ़ा हुआ है कि जहां भी चार्ज होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा तो चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे बच्चों हम इस कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो उस पॉजिटिव चार्ज से इसके सराउंडिंग में, इसकी विसिनिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कंडक्टर एयर में रखा हुआ है, तो इसका मतलब जैसे जैसे इसका चार्ज बढ़ेगा तो इसके चारों तरफ जो एयर है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है इसके कारण वो भी बढ़ता जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों। जब हम किसी मीडियम के अंदर, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, तो जैसे जैसे कंडक्टर का चार्ज बढ़ेगा तो एयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड से
बच्चों एयर के अंदर जो भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस होती हैं, तो बच्चों जैसे इस कंडक्टर को चार्ज किया उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो एयर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स F इक्वल्स टू QE लग जाता है। जैसे जैसे बच्चों आप इसका चार्ज बढ़ाते हो तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स बढ़ेगा, और जब हम बच्चों बहुत ज़्यादा इसको चार्ज दे देते हैं तो उससे इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो बच्चों फोर्स इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा फोर्स हो जाता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गैस मॉलिक्यूल से बाहर आ जाते हैं। या मैं दूसरे वर्ड में बोल सकता हूँ कि जब हम मीडियम के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो बच्चों मीडियम का ब्रेकडाउन, मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। आया समझ में? और बच्चों जैसे मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा तो मीडियम में से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन निकल के बच्चों इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और जैसे जैसे मैं इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूँ इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज एयर में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनको अट्रैक्ट करता है, और बच्चों वो एयर के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी के अंदर आने लग जाते हैं। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे इस बॉडी में तो बच्चों इसका पॉजिटिव चार्ज की जो ग्रोथ है वो बढ़ना बंद हो जाता है। जैसे जैसे बच्चों आप इधर इलेक्ट्रॉन निकालते हो और एयर यदि आयोनाइज होगी तो एयर में से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब इसके बाद आप इस कंडक्टर की चार्ज की ग्रोथ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैं इस कंडक्टर को तब तक ही चार्ज कर सकता हूं जब तक इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका आयोनाइजेशन या उसका ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं होता। क्लियर हो गया? तो होता क्या है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को बहुत ज़्यादा चार्ज दे देते हैं तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सराउंडिंग मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है, और यदि मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू हो गया तो उसके बाद बच्चों इस कंडक्टर की चार्ज की ग्रोथ नहीं कर सकते। आप इसकी चार्ज की ग्रोथ करने के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बच्चों ये एयर से, जो एयर का आयोनाइजेशन शुरू होने से एयर में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में आने लग जाएंगे। उसके बाद आप कितनी ट्राई कर लो इसका चार्ज बढ़ाने की, इसका चार्ज नहीं बढ़ सकता। क्लियर हो गया? तो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात समझ में आएगी, तो किसी मीडियम के अंदर हम किसी कंडक्टर को रख के हम चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो उसको एक लिमिट से चार्ज नहीं दे सकते। आप समझते हैं ना? बच्चों यहाँ पर एक टर्म आती है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। बच्चों मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप इस कंडक्टर का चार्ज बढ़ाओगे, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू होगा। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। मीडियम का आयोनाइजेशन बच्चों एक पर्टिकुलर वैल्यू तक नहीं होगा। यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया उसके बाद ही आयोनाइजेशन शुरू होगा। तो मैक्सिमम जिस वैल्यू तक, यानी किसी मीडियम के अंदर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूं कि बच्चों वहां तक तो आयोनाइजेशन शुरू नहीं हो रहा, और उससे ज़्यादा यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तो आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी मीडियम के अंदर आपने मैक्सिमम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया वो वैल्यू जिस तक मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू नहीं होगा बच्चों, उस वैल्यू को, इलेक्ट्रिक फील्ड की उस वैल्यू को हम मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो बच्चों मीडियम का ब्रेकडाउन, मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू हो जाता है। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब आपसे कहीं पूछा जाए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है तो आप आंसर दोगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इन अ मीडियम अप टू विच आयोनाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ मीडियम डजंट टेक प्लेस। यानी कि आपने किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू वहां तक आप अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीडियम बिल्कुल आयोनाइज नहीं होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया तो मीडियम टूट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों किसी कंडक्टर को मैं तब तक ही चार्ज दे सकता हूँ मैक्सिमम जब तक इसके सराउंडिंग मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक हो या उससे कम हो। यदि इसकी सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस कंडक्टर के कारण वो यदि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो गया तो मीडियम का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इस कंडक्टर का चार्ज कितना ही बढ़ाने की कोशिश करो, चार्ज की ग्रोथ नहीं हो सकती। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने डिस्कस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की डेफिनेशन। अब आपसे पूछा जाए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर कितना होता है। जब हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर को कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। इसका मतलब बच्चों एयर में आपने यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयर का आयोनाइजेशन शुरू नहीं होगा। लेकिन यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इससे ज़्यादा कर दी तो बच्चों मीडियम का ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा। इसका मतलब एयर में
किसी भी कंडक्टर को आपसे बोला जाए मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, आंसर होगी मैक्सिमम तब तक चार्ज कर सकते हो जब तक उस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चों इस वैल्यू के इक्वल या इससे कम रहे। यदि आपने इतना चार्ज कंडक्टर को दे दिया कि उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसको एक्सीड कर गया, तो बच्चों मीडियम का आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा, मीडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी में लग जाएंगे। उसके बाद बच्चों इस बॉडी का कितना ही चार्ज बढ़ाने की कोशिश करो, चार्ज की ग्रोथ नहीं हो सकती। इसका मतलब एयर में किसी भी कंडक्टर को मैक्सिमम चार्ज कब तक दे सकते हैं, जब तक उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वैल्यू के इक्वल या इससे कम हो। आया समझ में बच्चों? इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मीटर इन एयर। एयर में 1 मीटर रेडियस का एक कंडक्टिंग स्फीयर रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि उस कंडक्टिंग स्फीयर को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? हम जानते हैं किसी कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला K/r² होता है। क्लियर हो गया बच्चों? यहां पर K कांस्टेंट, R रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट 1 मीटर, बच्चों K 1/4 कांस्टेंट। बच्चों जैसे जैसे हम कंडक्टर का चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही बढ़ता जाएगा, कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बढ़ता जाएगा। आगे समझ में बच्चों? जब Q मैक्सिमम होगा तो E भी मैक्सिमम होगा। आया समझ में? अब ये बताओ हम कंडक्टर को मैक्सिमम चार्ज कब तक दे सकते हैं, जब तक बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैंने आपको बताया था एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताओ 3 × 10⁶। तो इसका मतलब इस स्फेरिकल कंडक्टर को मैं मैक्सिमम चार्ज तब तक दे सकता हूं जब तक इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 3 × 10⁶ के इक्वल या उससे कम हो। तो मैक्सिमम बच्चों कितना इलेक्ट्रिक फील्ड दे, 3 × 10⁶। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू K/r² को इसके इक्वल कर दो। और जब E मैक्सिमम होगा तो Q भी मैक्सिमम होगा। तो इस इक्वेशन से हम Q को निकालें तो Q मैक्सिमम इक्वल्स टू R² इधर आ जाएगा, K नीचे। R की वैल्यू 1 मीटर दे रखा है, K की वैल्यू बिल्कुल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है 9 × 10⁹। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों वैल्यू आ रही है 3.33 × 10⁻⁴ कूलम। इसका मतलब 1 मीटर रेडियस के स्फेयर को आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कितना चार्ज दिया जा सकता है, आंसर हो गया 3.33 × 10⁻⁴ कूलम। बच्चों इतना चार्ज दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी सरफेस पर 3 × 10⁶ हो जाएगा। अब यदि चार्ज को बच्चों इससे ज़्यादा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सीड कर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सीड कर जाएगा तो एयर का जो इसकी सराउंडिंग में एयर है उसका ब्रेकडाउन, उसका आयोनाइजेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इस कंडक्टर को कितना ही चार्ज करने की कोशिश करो, इसकी चार्ज की ग्रोथ नहीं हो सकती। तो आपसे कहीं बोला जाए कि एयर में 1 मीटर रेडियस के कंडक्टिंग स्फीयर को मैक्सिमम कितना चार्ज दे सकते हैं, तो 3.33 × 10⁻⁴ कूलम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हम बच्चों अब डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस क्या होता है। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता है बच्चों, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसी को बच्चों हम डिस्कस करते, उसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्लियर हो गया? तो बच्चों हम कैपेसिटेंस 2 केस में डिस्कस करेंगे। एक तो हम डिस्कस करेंगे सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस, और फिर हम डिस्कस करेंगे 2 कंडक्टर के सिस्टम की कैपेसिटेंस। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। कोई एक सिंगल कंडक्टर है उसकी कैपेसिटेंस क्या होगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 2 कंडक्टर्स की के सिस्टम की कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। बच्चों मैंने एक कंडक्टर लिया, उसको मैं चार्ज कर रहा हूँ, और सपोज मैं चार्ज को इनफिनिट से लाके दे रहा हूँ। सपोज ये अभी न्यूट्रल है, इनफिनिट से लाके मैंने इसको 1 कूलम चार्ज दिया, 2 कूलम चार्ज दिया, 3 कूलम चार्ज दिया। इसका मतलब मैंने रेफरेंस इनफिनिट लिया। जैसे जैसे बच्चों में इस कंडक्टर को चार्ज करता जाऊँगा, इनफिनिट से चार्ज लाके इसको देता जाऊँ, तो इसका चार्ज बढ़ता जाएगा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है कि जब भी बच्चों हम किसी कंडक्टर का चार्ज बढ़ाते हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। इसका मतलब चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। जानते हो आप? तो बच्चों हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। जब भी हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो तो उसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो बच्चों हम स्टार्ट करें अब कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो मैंने आपको समझाया, व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज देन चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। और यहाँ पर इस कंडक्टर को चार्ज मैं कहाँ से लाके दे रहा हूँ, इनफिनिट से। रेफरेंस इनफिनिट है, तो जब मैं इनफिनिट से कंडक्टर को चार्ज लाके दे रहा जाऊँ तो इसको जितना भी चार्ज दूंगा वो इसके पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
बच्चों हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा दें तो इससे यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है तो Q की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, CV के। तो Q इक्वल टू हम CV लिख सकते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने कांस्टेंट लिया। ये जो हमने कांस्टेंट C लिया है बच्चों, इसी कांस्टेंट C को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो वेयर C इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। क्लियर हो गया। तो बच्चों इस कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस उसको हम C से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तो मैथमेटिकली तो हमें समझ में आ गया कि Q और V प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनल साइन हटा के मैंने कांस्टेंट C लिया था, तो यहाँ पर C एक कांस्टेंट है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या है बच्चों, इस C की वैल्यू अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग होगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट, क्योंकि हमने C कांस्टेंट लिया है। तो जब तक मैं इस कंडक्टर की बात करूंगा तब तक इसका C कांस्टेंट होगा। इसकी जगह कंडक्टर में दूसरा ले लूंगा तो C चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो C है ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करेगा बच्चों, ये रिप्रेजेंट करेगा किसी कंडक्टर के चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी को, इसलिए हम इसको कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। जिस कंडक्टर का C ज़्यादा होगा उसके अंदर चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, और जिसका C कम होगा उसके अंदर चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी भी कम होगा। क्लियर हो गया बच्चों। इस C की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो Q इक्वल्स टू CV है, तो C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो आपको कभी किसी कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो आप उस कंडक्टर को अपनी तरफ से कोई चार्ज Q दो, उस चार्ज पर उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेजर करो, और Q और V का जो रेशो होगा बच्चों उसी को उस कंडक्टर की हम कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो इसका मतलब आपको कभी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना तो उसका फॉर्मूला हो गया Q बाई V। किसी कंडक्टर का, एक सिंगल कंडक्टर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V, वेयर V पोटेंशियल ऑफ दैट कंडक्टर, Q चार्ज गिवन टू दैट कंडक्टर। अब बच्चों इस इक्वेशन में हम यहाँ से कैपेसिटेंस की हम एक डेफिनेशन बनाते हैं, कैपेसिटेंस होता क्या है बच्चों। यहाँ पर मैं V की वैल्यू 1 वोल्ट पुट कर दूँ, इफ V इक्वल्स टू 1 वोल्ट तो C इक्वल्स टू Q हो जाएगा। तो इसका मतलब आपसे बोला जाए कैपेसिटेंस क्या होता है, तो आंसर होगा कैपेसिटेंस किसी कंडक्टर को दिए गए चार्ज की वो क्वांटिटी है, यानी कि वो अमाउंट है। आपसे कहीं बोला जाए कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस, तो आप सिंपली आंसर दोगे द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर एट विच पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर बिकम्स 1 वोल्ट। किसी कंडक्टर को आप इतना चार्ज दे दो कि उसका पोटेंशियल एग्जैक्ट 1 वोल्ट हो जाए, तो आपने जितना चार्ज दिया है उसी चार्ज के अमाउंट को बच्चों हम कैपेसिटेंस कहते हैं। अब हम आगे बात करें, सिंगल कंडक्टर की जगह आपसे सिंपली ये पूछा जाए कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम। एक कंडक्टर की जगह बच्चों 2 कंडक्टर्स हैं और उन दोनों कंडक्टर की आपसे सिंपली पूछा जाए कैपेसिटेंस कितना होगा, तो मैं अब बात कर रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। समझते हैं ना बच्चों, मैंने यहां पर 2 कंडक्टर्स लिए, आ गया, इस कंडक्टर को चार्ज कर रहा हूं, लेकिन मैं चार्ज इस कंडक्टर से निकाल के इसको दे रहा हूं। हमने जो लास्ट केस लिया था बच्चों, लास्ट केस में इस कंडक्टर को चार्ज हमने इनफिनिट से लाके दिया था, यानी कि यहां पर जो रेफरेंस था वो तो इनफिनिट पे था, लेकिन बच्चों अब मैं रेफरेंस इनफिनिट की जगह बच्चों मैं इस कंडक्टर रेफरेंस ले रहा हूं। सपोज मैं इस कंडक्टर का चार्ज बढ़ा रहा हूं, लेकिन इसको जो मैं चार्ज दे रहा हूं इस कंडक्टर से निकाल के दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने इसको 1 कूलम चार्ज दिया इसमें से निकालकर, नेक्स्ट 1 कूलम इसमें से निकालकर, नेक्स्ट 1 कूलम इसमें से निकालकर, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूं 2 कंडक्टर्स। क्लियर हो गया बच्चों। अब मैं यहां पर रेफरेंस में इस बॉडी को ले रहा हूं, इससे चार्ज निकाल के इसको दे रहा हूं। अब मैं जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज इसको देता जाऊंगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ता जाएगा और इसका नेगेटिव चार्ज अगेन बढ़ता जाएगा। जितना चार्ज इसका प्लस में बढ़ेगा उतना चार्ज इसका माइनस में बढ़ता जाएगा। जितने चार्ज इसकी ग्रोथ होगी, जैसे इसमें से 1 कूलम चार्ज दिया तो इसका +1 तो इसका -1, इसको 1 कूलम और दे दूंगा इसका +2 तो इसका -2, तो जैसे इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाऊंगा तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। आ गया। जिस टाइम पर इसका चार्ज +Q होगा तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा -Q। ये रेफरेंस बॉडी इससे चार्ज इसमें ट्रांसफर कर रहा हूं। तो आपसे बोला जाए कि 2 कंडक्टर्स का जो सिस्टम है, इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बताओ। यहां पर बच्चों रेफरेंस ही है, जबकि जो अपना लास्ट केस था उसमें रेफरेंस इनफिनिट था, हम इनफिनिट से चार्ज ला रहे थे, लेकिन यहाँ इस कंडक्टर चार्ज को दे रहे हैं। आपसे बोला जाए कि इन दोनों कंडक्टिंग बॉडी इस सिस्टम की कैपेसिटेंस बताओ। तो बच्चों हम आपसे पूछा जाए कि जैसे जैसे मैं इस कंडक्टर का चार्ज बढ़ाता जाऊंगा Q, तो नेचुरली इसका नेगेटिव चार्ज ही बढ़ता जाएगा। जैसे मैं इसका चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो इस दोनों कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब किसी कंडक्टर को जब हम चार्ज करते जाएंगे तो इसका जो चार्ज होगा Q,
इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि Q बढ़ता जाएगा पॉजिटिव, तो इससे इसको चार्ज दे रहे हैं तो इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो बच्चों जिसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब इस कंडीशन में इस कंडक्टर को मैं जितना भी चार्ज दूंगा वो इन दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटा दूं तो बच्चों Q इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा वी हो जाएगा, वेयर C इज द कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। तो यहां पर ये जो C होगा इस सिस्टम की कैपेसिटेंस होगा। वहां पर बच्चों हम चार्ज को इन्फिनिट से ला रहे थे, यहां पर चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, और वहां पे बात कर रहा था कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कंडक्टर। सिस्टम की बात हम तब करेंगे जब एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेंगे। क्लियर हो गया? तो बच्चों यहाँ पर Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। प्रोपोर्शनल साइन हटा के C ले लिया, C कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, यहाँ से C की वैल्यू निकालूंगा तो Q अपॉन डेल्टा वी। आया समझ में? तो बच्चों जब भी आप सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड करोगे तब तो फॉर्मूला होगा Q बाई V, और दो कंडक्टिंग सिस्टम यानी कि बच्चों एक कंडक्टर चार्ज दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हो और उस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालोगे तो बच्चों आंसर आएगा आपका जो चार्ज आप ट्रांसफर कर रहे हो Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हम डिस्कस करेंगे कि यही सिस्टम बच्चों आगे जाके कैपेसिटर बनेगा। कैपेसिटर बच्चों इसी तरह से हम डिजाइन करेंगे। तो किसी कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस निकालेंगे तो जितना चार्ज आपने दिया सिस्टम को, यहां से यहां जितना चार्ज आपने ट्रांसफर किया, चार्ज अपॉन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बच्चों कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो सिंगल कंडक्टर कैपेसिटेंस Q अपॉन V और कंडक्टिंग सिस्टम की कैपेसिटेंस Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों हम कैपेसिटेंस फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड हम कुछ जनरल पॉइंट्स ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस कौन सी क्वांटिटी है, आई थिंक आप सब जानते हो या जो मैंने आपको पढ़ा उसे सब समझ में आ गया। आपसे बोला जाए कैपेसिटेंस स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपका आंसर आएगा स्केलर, क्योंकि चार्ज भी स्केलर और पोटेंशियल डिफरेंस भी स्केलर। तो स्केलर अपॉन स्केलर से जो मिलेगा स्केलर क्वांटिटी, तो कैपेसिटेंस इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी, तो बच्चों कैपेसिटेंस होता है Q बाई V, चार्ज की यूनिट कूलम, V की यूनिट वोल्ट, तो कैपेसिटेंस की यूनिट आ रही है बच्चों कूलम पर वोल्ट। आया समझ में? और बच्चों कूलम पर वोल्ट को हम ऐसा सिस्टम में फेरेड बोलेंगे, तो जहां भी कूलम पर वोल्ट लिखा है उसको आप फेरेड बोल सकते हो। ऐसा सिस्टम में कैपेसिटेंस की यूनिट आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आपका आंसर होगा फेरेड। बच्चों फेरेड कैपेसिटेंस की बहुत बड़ी यूनिट है। जनरली कैपेसिटेंस को हम माइक्रोफेरेड, मिली फेरेड, नैनो फेरेड में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों आगे बात की जाए कि कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या होती है, तो बच्चों C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। चार्ज V क्या होता है, पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। हम V को, पोटेंशियल को W बाई Q लिख सकते हैं। ये डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए V W बाई Q होता है। ये Q ऊपर चला गया, Q स्क्वायर अपॉन W, Q चार्ज और W वर्क। बच्चों चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला AT होता है, उसका स्क्वायर कर लिया तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो गया। और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला M1 L2 T-2 होता है, और इसको सोल्व किया तो फाइनली कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है M-1 L-2 T for A2। क्लियर हो गया? तो कभी आपसे बोला जाए व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, तो ये हमने कैपेसिटेंस के कुछ जनरल पॉइंट्स, ये कौन सी क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये डिस्कस किया। बच्चों हम आगे डिस्कस करते हैं कि किसी स्फेरिकल कंडक्टर की आपसे बोला जाए कैपेसिटेंस फाइंड करो। आपको एक R रेडियस का स्फेरिकल कंडक्टर दे दिया और आपसे सिंपली पूछा जाए कि इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितना होगा, इसको फाइंड करना है। बच्चों हम जानते हैं किसी आइसोलेटेड कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है, अभी मैंने आपको बताया था उसका फॉर्मूला Q बाई V होता है। तो C इक्वल्स टू Q बाई V। व्हाट इज Q, जो मैंने इसको चार्ज दिया, सपोज किसी टाइम t पर या किसी टाइम इस कैपेसिटर का चार्ज Q था, तो मैंने आपसे बोला इसकी कैपेसिटेंस फाइंड करो, तो कैपेसिटेंस इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q बाई V होता है। तो मैंने इसको चार्ज Q दिया तो इसकी कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाई V। वेर जब मैं इस कंडक्टर को Q चार्ज दूंगा, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, इसकी रेडियस R, तो आप जानते हो कि जब किसी स्फेरिकल कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाए उसकी रेडियस R हो तो उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है आप सब जानते हो KQ अपॉन R होता है। तो यहाँ पर V की वैल्यू उठा के पुट कर दूं मैं KQ अपॉन R,
जब भी क्यू चार्ज दोगे तो इसकी सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर, उठा के पुट किया के क्यू अपॉन आर, तो बच्चों क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो वैल्यू बचेगी आर बाई के बिल्कुल आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है। के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखें तो ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर आंसर आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपसे सिंपली पूछा जाए किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कितना होता है, तो आंसर होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर हो गया बच्चों? ये आंसर आया कहां पर, एयर और वैक्यूम में। ये कंडक्टर यदि एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है तब तो आंसर ये आएगा। लेकिन यदि मैं इस कंडक्टर को किसी मीडियम के अंदर डिप कर दूं, किसी मीडियम के अंदर रख दूं, तो बच्चों वहां पर इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। आप जानते हो यदि हम किसी मीडियम के अंदर इस कंडक्टर की कैपेसिटेंस निकालें तो फिर मीडियम के अंदर ये जो हम के यूज करते हैं वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आता है। तो इसका मतलब मीडियम के अंदर ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा उसकी जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू कैपिटल आर। तो मीडियम के अंदर यदि इसकी कैपेसिटेंस निकालोगे तो ये आंसर आएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को हम सी बोल सकते हैं, सी का मतलब कैपेसिटेंस इन एयर। तो इसका मतलब मीडियम के अंदर जो कैपेसिटेंस होगा, आंसर हो गया एयर में जो भी कैपेसिटेंस होगा उसका एप्सिलॉन आर टाइम्स। और एप्सिलॉन आर आप जानते हो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम की रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी उससे मल्टीप्लाई कर दो एयर में जो भी कैपेसिटेंस है उससे उसको, तो आपके पास मीडियम के अंदर कैपेसिटेंस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एयर में एक कंडक्टर, एक स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस सी है। यदि उस कंडक्टर को उठा के वाटर में डिप कर दिया जाए तो आपसे पूछा जाए कि वाटर में उसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, तो आंसर होगी जितनी भी एयर में उसका 81 टाइम्स, क्योंकि आप जानते हो वाटर का जो एप्सिलॉन आर होता है वो 81। क्लियर हो गया? तो इस फॉर्मूला से हम किसी मीडियम में कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से हम एयर में कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन बनता है किसी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है। तो बच्चों किसी स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस एक तो डिपेंड करता है उसकी रेडियस पर। आप देखो C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर को डबल कर दूंगा तो कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो आपसे सिंपली पूछा जाए कि किस पर डिपेंड करता है तो आप आंसर दे दोगे बच्चों एक तो रेडियस पर, दूसरा डिपेंड करता है बच्चों उसके मीडियम पर। एयर से उठाकर आपने स्फेयर को वाटर में डिप कर दिया, ऑयल में डिप कर दिया, तो एप्सिलॉन आर चेंज होगा तो कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। तो आपसे सिंपली पूछा जाए कि इस स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस किस किस पर डिपेंड करता है, आंसर होगी इसकी रेडियस और मीडियम पर। क्वेश्चन बनता किस पर डिपेंड नहीं करता, तो आंसर दोगे उसके चार्ज और पोटेंशियल पर। जब मैं कंडक्टर का चार्ज डबल कर देता हूं तो बच्चों उसका पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। कंडक्टर चार्ज 3 टाइम्स कर देता हूं तो पोटेंशियल भी 3 टाइम्स, चार्ज 5 टाइम्स कर दूंगा तो पोटेंशियल 5 टाइम्स, लेकिन कैपेसिटेंस बच्चों कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखना किसी कंडक्टर का चार्ज बढ़ाते जाएं तो बताओ उसकी पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा, तो आंसर होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि क्यू बढ़ने से बच्चों वी बढ़ जाएगा लेकिन सी कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस कभी भी क्यू पर डिपेंड नहीं करता, वी पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों एक और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो है नेचर ऑफ कंडक्टर। एक आर रेडियस का कॉपर स्फेयर है, आप समझ जाए उसकी कैपेसिटेंस आंसर होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर रेडियस का यदि कॉपर की जगह आयरन का स्फेयर है तो बताओ उसकी कैपेसिटेंस, आंसर सेम रहेगा। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस आपसे पूछा जाए किस किस पर डिपेंड नहीं करता, आंसर होगी चार्ज ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ कंडक्टर। इट डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड मीडियम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन ये है, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस 1 मीटर। बच्चों एक कंडक्टिंग स्फेयर है और उसकी रेडियस कितना 1 मीटर, उसकी कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। बच्चों हम जानते हैं कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था, वो फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बच्चों इस फॉर्मूला से हम 4 पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻12 और आर 1 मीटर सबको मल्टीप्लाई करो तो बच्चों ये जो स्फेरिकल कंडक्टर उसकी कैपेसिटेंस आ रही है 1.1 इंटू 10⁻10 फेरेड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। बच्चों एक क्वेश्चन और, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। आप सोचा जाए अर्थ की कैपेसिटेंस कितना होगा, तो समझते हैं ना बच्चों, अर्थ को हम एक स्फेरिकल बॉडी मान सकते हैं
और स्फीयर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 4 पाई एप्सिलॉन आर होता है। ये 4 पाई एप्सिलॉन को 1 बाई के भी बोल सकते हैं हम। तो आप सोचा जाए अर्थ की कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पे आर तो ये है और 4 पाई एप्सिलॉन को हम 1 बाई के बोल सकते हैं और के की वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन को 1/9 × 10⁹ ऊपर जाके -9 हो गया। ये 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू 1 बाई के। और आप जानते हो आर हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की रेडियस कितना 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 6400 × 10⁻³ बच्चों इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो मिल रहा है वो बच्चों आंसर आ रहा है 7.1 × 10⁻⁴ फेरेड। और इसी को बच्चों हम 711 माइक्रोफेरेड भी बोल सकते हैं। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है तो आपका आंसर होगा 711 माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गया बच्चों। ये जो कैपेसिटेंस आ रही है अर्थ की, दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू। प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ आपसे बोला जाए तो बच्चों वो होता है इन्फिनिट। क्लियर हो गया। ये जो आपका आंसर आ रहा है ये 711, दिस इज थियोरेटिकल वैल्यू। और आप सोच व्हाट इज द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, आंसर आएगा इन्फिनिट। उसके पीछे रीजन बच्चों हम जानते हैं कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C = Q/V होता है। और बच्चों हम अर्थ का जो पोटेंशियल है वो बच्चों हमेशा 0 लेते हैं। हम अर्थ का पोटेंशियल हम 0 कंसिडर करते हैं। तो अर्थ का पोटेंशियल V की वैल्यू यदि मैं 0 कंसिडर कर लूं तो V की जगह 0 उठा के पुट कर दूंगा तो Q/0। तो बच्चों C की वैल्यू इन्फिनिट आंसर आ गया। तो इसका मतलब हम अर्थ के पोटेंशियल की प्रैक्टिकल वैल्यू बच्चों हम 0 लेते हैं। हम बोलते हैं अर्थिंग जहां भी होगा पोटेंशियल 0 होगा, इसका अर्थ का पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। तो यदि मैं इस फॉर्मूला में C = Q/V होता है, V को 0 पुट करूंगा तो C इन्फिनिट आ रहा है। तो इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो तो इन्फिनिट आ रही है। तो ये जो इन्फिनिट वैल्यू है दिस इज प्रैक्टिकल वैल्यू। तो आपसे कहीं बोला जाए व्हाट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की प्रैक्टिकल वैल्यू आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर इन्फिनिट देना। और कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की थ्योरेटिकल वैल्यू पूछा जाए तो आंसर हो गया 711 माइक्रोफेरेड। क्लियर हो गया। अब बच्चों इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे किसी भी कंडक्टर को यदि चार्ज किया जाए तो बच्चों उसके लिए आपको वर्क करना पड़ता है। अब क्वेश्चन बनता है किसके अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं ना बच्चों, ये कोई कंडक्टर है, मुझे इसको चार्ज करना है। अभी बताओ मैं कैसे चार्ज करूं। हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते जाते हैं। तो जैसे मैं इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज बोलो बढ़ता जाएगा। मैंने इलेक्ट्रॉन निकाले पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन निकाले पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करता जाऊंगा इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मैं न्यूट्रल बॉडी में से निकाला, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बच्चों इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें से मैं और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो बच्चों मुझे अब इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो इसके अंदर जो पहले से जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया, वो उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना और मुश्किल होता जाएगा। आया समझ में। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम इस बॉडी का चार्ज पहले 0 से 1 कूलम करेंगे तो उसके लिए आपको कम वर्क करना पड़ेगा। फिर जब मैं इसका चार्ज 1 से 2 करूंगा तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, 2 से 3 पे और ज़्यादा, 3 से 4 पे और ज़्यादा। क्योंकि जैसे जैसे मैं इसका चार्ज बढ़ता जाऊंगा, इसमें से चार्ज बढ़ता जाऊंगा तो इसका जो चार्ज बढ़ता जाएगा वो जो मैं नेक्स्ट चार्ज लेऊंगा, जो नेक्स्ट चार्ज इसका बढ़ाऊंगा, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क और करना पड़ेगा। तो होता है क्या है कि जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज करते हो तो उस कंडीशन में फॉर एग्जांपल यदि मैं इस बॉडी का चार्ज पॉजिटिव चार्ज कर रहा हूँ तो मैं इसको जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज देता जाऊँगा, तो मैंने सपोज इसको पहले 1 कूलम चार्ज दिया, तो जो नेक्स्ट 1 कूलम चार्ज दूंगा तो आप ये समझो जो पहले वाला 1 कूलम है इसको जो नेक्स्ट 1 कूलम दूंगा उसको वो रिपेल करेगा तो मुझे नेक्स्ट 1 कूलम के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो क्वेश्चन बनता है किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ता है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम अब बात कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज अ कंडक्टर। समझना बच्चों, सबसे पहले तो वर्क हैज टू बी डन टू चार्ज अ कंडक्टर बिकॉज चार्ज प्रेजेंट ऑन इट विल रिपेल द नेक्स्ट इनकमिंग चार्ज एलिमेंट। समझते जाओ। सपोज इस कंडक्टर पे 10 कूलम चार्ज है पहले से, अब मैं इसको 1 कूलम चार्ज और दे रहा हूँ। सपोज 10 कूलम चार्ज इस पर पॉजिटिव है, अब मैं इसको पॉजिटिव 1 कूलम और दे रहा हूँ, तो जो पहले का पॉजिटिव चार्ज है वो नेक्स्ट 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो उस चार्ज को इसके पास लाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा।
क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन बनता है कि वो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज अ कंडक्टर। देखते हैं ना बच्चों, मैंने एक कंडक्टर कंसिडर कर लिया, इसका किसी इंस्टेंट पर चार्ज Q मान लिया और उस इंस्टेंट पर इसका पोटेंशियल V मान लिया। पहले न्यूट्रल था, मैं इसका चार्ज बढ़ाता जा रहा हूँ, यूँ समझो ये न्यूट्रल कंडक्टर, इसको dq चार्ज दिया, फिर dq दिया, फिर dq दिया, फिर dq दिया, इसका चार्ज बढ़ता जा रहा है। बढ़ते बढ़ते इसका किसी इंस्टेंट पर पोटेंशियल v और चार्ज q हो गया, क्योंकि जैसे चार्ज बढ़ता जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा ना। किसी इंस्टेंट पर बच्चों q चार्ज है और v पोटेंशियल है। इस इंस्टेंट पर जब इसका चार्ज q है, मैं इसको dq चार्ज लाके दे रहा हूं, और अब मैंने इनफिट से इसको dq चार्ज और दिया। इस टाइम पर इसका चार्ज Q हो चुका है, अब मैं इसको dq चार्ज और दे रहा हूं, तो जो इसके ऊपर ऑलरेडी Q चार्ज है वो इस dq चार्ज को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो इस dq चार्ज को और देने के लिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। आया समझ में? तो बच्चों हम सबसे पहले निकालेंगे इस dq चार्ज को देने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। इस dq चार्ज का हम वर्क निकालेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि बच्चों यहां पर जैसे जैसे कंडक्टर का चार्ज बढ़ता जाएगा, नेक्स्ट चार्ज देने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा उस वर्क की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैं चार्ज को इसके पास लाऊंगा तो इसके ऊपर जो ऑलरेडी चार्ज है वो इस चार्ज को जो ला रहा हूं उसको रिपेल कर रहा है, और जैसे इसका चार्ज बढ़ता जाएगा तो जो रिपल्शन फोर्स है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर ईच dq के लिए जैसे dq चार्ज लाता जा रहा हूं तो ईच dq के लिए वर्क की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। इसलिए बच्चों यहाँ पे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया किस इंस्टेंट पे इसका चार्ज Q है, पोटेंशियल V है। इस इंस्टेंट पर dq चार्ज को इनफिट से लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आ गया? तो बच्चों dq चार्ज को मैं इनफिट से इस कंडक्टर तक लाने के लिए वर्क निकाल रहा हूँ। आ गया? तो बच्चों सबसे पहले हम यही बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग स्मॉल चार्ज एलिमेंट dq फ्रॉम इनफिनिट टू सरफेस ऑफ कंडक्टर एट दिस मोमेंट। बच्चों जिस मोमेंट पर इसका चार्ज Q और V पोटेंशियल है, उस मोमेंट पर, उस इंस्टेंट पर बच्चों dq चार्ज को लाने के लिए वर्क। आप जानते हो किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उठा के रखें तो उसके लिए बच्चों हमें कितना वर्क करना पड़ता है। आंसर होगे जिस चार्ज को आप शिफ्ट कर रहे हो इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। आया समझ में? तो बच्चों एक चार्ज को मैंने इनफिनिट से उठाकर इस कंडक्टर की सरफेस पे दिया, मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। आंसर दोगे कि बच्चों यहाँ पर हम स्मॉल चार्ज को ला रहे हैं तो इसलिए वर्क भी हम स्मॉल मान लें। जिस चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं वो कितना dq इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल बच्चे सरफेस का, इनिशियल पोटेंशियल इन्फिनिट। तो आपने यहाँ से चार्ज dq को यहाँ से रखा तो आप सोच कितना वर्क करना पड़ेगा। आंसर होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज जिसको शिफ्ट किया, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा। बच्चों इनिशियल हम कहाँ से चार्ज को ला रहे हैं, इनफिनिट से, और आप जानते हो इनफिनिट पर हम पोटेंशियल जीरो कंसिडर करते हैं तो वी इनफिनिट की वैल्यू तो जीरो हो गया। फाइनल पोटेंशियल बच्चों इस कंडक्टर की सरफेस का पोटेंशियल मैं वी मान रहा हूँ, मैंने अज्यूम कर रखा है इस इंस्टेंट पर वी, तो फाइनल पोटेंशियल तो वी हो गया, इनिशियल पोटेंशियल जीरो हो गया। तो बच्चों वी इनिशियल की वैल्यू जीरो और फाइनल पोटेंशियल वी, उठा के पुट कर दिया, इनिशियल जीरो और फाइनल वी। तो बच्चों हमारे पास इस dq चार्ज को लाने के लिए, इनफिनिट से सरफेस तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा dw, बच्चों वो हो गया dq इंटू वी माइनस जीरो। ये इसको लिख सकते हैं अपन dw इक्वल्स टू वी dq। क्लियर हो गया? ये dw की वैल्यू वी dq आ गया। बच्चों आपसे बोला जाए कि ये जो आंसर आया, ये आंसर आया स्मॉल dq के लिए, तो इसका मतलब इसका टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा मुझे। यदि मुझे टोटल इसका चार्ज Q तक बढ़ाना है या Q1 से Q2 बढ़ाना है, टोटल वर्क करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए, तो बच्चों dw इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इक्वल्स टू वी dq कर दें, क्योंकि ये तो dq के था। तो किसी Q चार्ज को देने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट किया। बच्चों यहाँ पर v की वैल्यू हम q/c लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि Q इक्वल्स टू CV होता है, तो v की वैल्यू में q/c, Q इक्वल्स टू CV, तो इसे v को हम q/c लिख सकते हैं। आया समझ में? तो अब देखना बच्चों यहाँ पर v की जगह q/c लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू चार्ज कंडक्टर फ्रॉम Q1 से Q2,
सपोज कंडक्टर को मुझे Q1 से Q2 तक चार्ज करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बच्चों हम इसको इंटीग्रेट करते हैं Q1 से Q2 की लिमिट में, और V की जगह हम Q/C लिख सकते हैं इंटू DQ। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस। मैंने आपको बोला था जैसे जैसे कंडक्टर का चार्ज बढ़ता है तो उससे बच्चों कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहती है, तो C तो बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों। हम Q को इंटीग्रेट करें, Q DQ बचेगा, तो Q का इंटीग्रेशन क्या होता है Q²/2, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, Q के रेस्पेक्ट में, तो Q²/2 हो गया। लिमिट उठा के पुट कर दी, तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये आंसर आ रहा है Q2² - Q1² डिवाइड बाई 2C। तो इसका मतलब किसी कंडक्टर को जब मैं Q1 से Q2 तक चार्ज करूंगा तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बच्चों आंसर आएगा Q2² - Q1²/2C। सपोज एक कंडक्टर का इनिशियल चार्ज 10 कूलम है, मुझे उसका चार्ज 10 कूलम से 15 कूलम करना है, बताओ मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों Q1 की जगह इनिशियल चार्ज 10 कूलम, फाइनल चार्ज 15, Q1 Q2 उठा के पुट कर दो। व्हाट इज C? कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। चार्ज बढ़ने से C पे कोई चेंज नहीं होगा, जो भी उसकी कैपेसिटेंस है उठा के पुट कर दो। यदि स्फेरिकल कंडक्टर है तो C की वैल्यू 4πε0r। क्लियर हो गया। तो ये वर्क डन आ गया। किसी कंडक्टर का चार्ज आपको Q1 से Q2 करना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। बच्चों आपसे पूछा जाए कि किसी कंडक्टर का, ये तो Q1 से Q2 के टर्म में था, लेकिन आपसे क्वेश्चन ने पूछ लिया किसी कंडक्टर का पोटेंशियल मुझे V1 से V2 बढ़ाना है। चार्ज तो Q1 से Q2 करना, उसकी जगह पोटेंशियल बढ़ाना है मुझे V1 से V2, तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। यानी कि मैं वर्क निकाल रहा हूं पोटेंशियल की टर्म में। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर फ्रॉम V1 टू V2। बच्चों हम Q1 को, ये जो इसमें Q1 है, इसको बच्चों हम CV1 बोल दें। Q2 की वैल्यू बच्चों हम CV2 बोल सकते हैं, क्योंकि चार्ज बढ़ने से, पोटेंशियल बढ़ने से C चेंज नहीं होता, तो Q1 को हम CV1 मान लें, Q2 को हम CV2 ले लें। तो बच्चों इस इक्वेशन में उठाकर Q1 की जगह CV1, Q2 की जगह CV2 उठा के पुट कर दें, तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आएगा C कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा V2² - V1²। तो ये फॉर्मूला हो गया कब, जब बच्चों क्वेश्चन में बोला जाए किसी कंडक्टर का पोटेंशियल V1 से V2 करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तब तो ये फॉर्मूला। एक कंडक्टर का पोटेंशियल 7 वोल्ट है, उसका पोटेंशियल 7 से 11 करो, कितना वर्क करना पड़ेगा, फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। V1 की वैल्यू 7, V2 की वैल्यू 11, उठा के पुट कर लो। ये फॉर्मूला कब, जब पोटेंशियल दे रखा हो, एक कंडक्टर पोटेंशियल 10 से 20 करना है वोल्ट में, पोटेंशियल दे रखा है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तब तो आंसर ये। लेकिन आपसे बोला जाए एक कंडक्टर का चार्ज 15 कूलम से 17 कूलम करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला। यदि बच्चों Q दे रखा हो, चार्ज की टर्म में पूछा जाए वर्क, तब तो ये वाला फॉर्मूला। और यदि बच्चों आपको पोटेंशियल की टर्म में पूछा है तो आंसर ये दोगे। बच्चों ये आंसर है V1 से V2। लेकिन यदि किसी कंडक्टर का इनिशियल पोटेंशियल 0 हो, एक कंडक्टर का पोटेंशियल 0 है, उसको बढ़ाकर 0 से V करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बच्चों V1 की जगह मैं 0 पुट कर दूं, V2 की जगह V पुट कर दूं, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा ½ CV²। तो किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 0 से 20 वोल्ट करने के लिए वर्क ½ CV की जगह 20। किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 0 से 30 वोल्ट करने के लिए V की जगह 30, 0 से 90 करने के लिए 0 से 90। ये वाला फॉर्मूला, यदि आपका जो रेफरेंस पोटेंशियल है वो 10, 20, 0 को छोड़कर कुछ और है तब तो ये, और 0 से किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल तक कंडक्टर को चार्ज करना है तो ये फॉर्मूला, ये 0 से चार्ज करना है तो आ गया। बच्चों हम जानते हैं Q = CV होता है, तो इस इक्वेशन से C की वैल्यू क्या हो जाएगी Q/V। तो यहाँ पर मैं C की जगह Q/V उठा के पुट कर दूँ, तो जैसे पुट करूँगा V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ½ QV। इसी तरह से बच्चों यहाँ से मैं V की वैल्यू निकाल के Q/C पुट करूँ V की जगह, और V की जगह मैं Q/C लिखूंगा, तो बच्चों यहाँ पर ये फॉर्मूला हो जाएगा ½ Q²/C। तो जब मैं यहाँ पर C की जगह Q/V लिखता हूँ तब तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ½ QV, और जब यहाँ V की जगह Q/C लिखता हूँ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो इसका मतलब जब भी किसी कंडक्टर को हम 0 से V वोल्ट तक चार्ज करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ½ CV²। किसी कंडक्टर को 0 से Q कूलम तक चार्ज करना है, कितना वर्क करना पड़ेगा, ½ Q²/C। और यदि बच्चों आपको Q और V दोनों दे रखा है तो ये फॉर्मूला। तो किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, ये बच्चों हमारे पास 3 फॉर्मूला आ गए। ये फॉर्मूला पोटेंशियल की टर्म में, और C और V के टर्म में, ये फॉर्मूला Q और V के टर्म में, और ये फॉर्मूला Q और C के टर्म में। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये फॉर्मूला उस कंडीशन में यूज़ होंगे जब रेफरेंस 0 हो।
समझ में आया बच्चों? अब समझना, तो आपको ये भी समझ में आ गया किसी कंडक्टर को हम चार्ज करें तो चार्ज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और कितना वर्क करना पड़ता है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि बच्चों एक बात समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड है? कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जब भी हम कोई वर्क करते हैं ना, तो वर्क बच्चों एज अ पोटेंशियल एनर्जी उस फील्ड के अंदर स्टोर हो जाता है, उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। क्लियर हो गया? और बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, तो इसका मतलब किसी कंडक्टर को चार्ज करने से इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसका मतलब आप जो भी वर्क कर रहे हो वो उस सिस्टम में, उस फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वर्क स्टोर होगा वो एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। बुल आपका पड़ा हुआ है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड होने के कारण। तो इसका मतलब जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो सारा चार्ज, कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के लिए जो भी वर्क करते हैं उसके अंदर एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाता है। तो हम उसी पोटेंशियल को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। देखते हैं ना, सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड and in conservative field work done by external agent is stored in the form of potential energy। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो भी आपका वर्क है स्टोर हो जाएगा। आपसे बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर विल बी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम कंडक्टर चार्ज करते हैं उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हो रही है। आ गया? तो आप जानते हो कि यहां पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो भी आप एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है, वो सारा का सारा वर्क उस सिस्टम के अंदर एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा। आया समझ में? तो बच्चों हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कैलकुलेट किया, उसका फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर आया था। ये देखिए, ये वर्क डन हाफ सी वी स्क्वायर। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था वो सारा का सारा वर्क एज अ पोटेंशियल स्टोर हो गया। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला थे, तो तीनों फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला हो जाएंगे। हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ क्यू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो बच्चों जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, वो सारा का सारा वर्क उस सिस्टम के अंदर एज अ पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ही होगी। तो कभी आपको से बोला जाए किसी कंडक्टर को चार्ज करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, या आपसे बोला जाए कंडक्टर में कितनी पोटेंशियल स्टोर होगी जब उसको चार्ज किया जाए, तो आंसर दोनों सेम और आंसर ये होंगे। बच्चों इसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं, आपसे कहीं पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फेयर, कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो ये जो फॉर्मूला आया था ये तो जनरल किसी भी कंडक्टर के लिए, दुनिया के किसी भी कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो बच्चों उसके लिए फॉर्मूला है। लेकिन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए तो हम इस फॉर्मूला को और सिंपल बना सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिंग स्फेयर का तो हम सी भी जानते हैं, सी का मतलब हम कैपेसिटेंस भी जानते हैं, तो यहां सी की वैल्यू उठा के पुट कर सकता हूं मैं। तो बच्चों ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी कंडक्टर के लिए। और जब मैं स्फेयर की बात करूंगा तो सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमने बिल्कुल डिराइव कर रखा है, किसी स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो बच्चों यहाँ पर सी की वैल्यू उठा के पुट कर दूं, मैंने बच्चों इस लास्ट फॉर्मूला में सी की वैल्यू उठा के पुट कर दी, सी की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं स्फेयर की बात कर रहा हूँ, स्फेयर के लिए सी इतना होता है। तो इसका मतलब किसी कंडक्टिंग स्फेयर का चार्ज क्यू है, सी की जगह उठा के पुट कर दिया मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो बताओ उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 क्यू स्क्वायर, और सी की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब किसी कंडक्टिंग स्फेयर की रेडियस आर है, तो आपसे पूछा जाए कि उसके अंदर कितनी पोटेंशियल स्टोर होगी। बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बोल सकते हैं, तो ये आंसर आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। तो आपसे कहीं बोला जाए किसी आर रेडियस के कंडक्टर को, आर रेडियस के स्फेरिकल कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया जाए और उसका पोटेंशियल v हो, तो बताओ इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। आया समझ में? तो बच्चों यदि क्यू के टर्म में हम पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें तो आंसर आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। समझ में? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। समझ में आ गया होगा कैसे आया? बच्चों दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड एट द सरफेस एंड आउटसाइड ऑफ कंडक्टर। आप खुद समझो कि जैसे मैं कंडक्टर को चार्ज करूंगा तो बच्चों इसके कारण, ये कंडक्टर है तो इसके कारण बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होगा, इसकी सरफेस पर और आउटसाइड। क्लियर हो गया? और जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होगी, तो इसका मतलब ये जो स्टोर हो रही है एनर्जी आपसे बोला जाए कहां पर होगी, आंसर होगी एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर और आउटसाइड, दोनों जगह होगी।